सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज, एक माइटोसिस और एम फेज। माइटोसिस और एम फेज, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज, एक माइटोसिस और एम फेज। ठीक है, अब देखो टोटल सेल को डिवाइड करने में टोटल जितना टाइम लगा उसका 95% टाइम कौन कंज्यूम करेगा? इंटरफेज, और 5% टाइम किस में लगेगा? माइटोसिस फेज में लगेगा। ठीक है, अब इंटरफेज में क्या क्या आता है? G1 यानी गैप 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज, गैप 2 G2 यानी गैप 2 फेज। ठीक है, और माइटोसिस या M फेज में क्या आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब हम बारी बारी से करेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं। अब देखो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, अब इनमें जो जो होता है, जो भी NCERT में दिया हुआ है मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो G1 में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। और एस फेज सिंथेसिस फेज, मतलब नए डीएनए की क्या होती है? सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होता है। और G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, और सेल फर्दर ग्रो, कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। ठीक है, अब देखो जो सेल नॉर्मली डिवाइड करेगी वो इस पैटर्न को फॉलो करेगी। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर कहां चले जाएगी? माइटोसिस फेज में चली जाएगी। ठीक है, पर कुछ सेल जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे कि हार्ट सेल, वो क्या करती हैं? वो फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहती है ना, वो बोलती है कि हमें आराम करने दो, हमें रेस्ट करने दो, हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना। तो वो क्या करती हैं? इस G1 फेज को छोड़ के कहां चली जाती हैं? G0 फेज में चली जाती है। G1 वाले फेज से निकल के वो G0 फेज में आ जाती है ना, क्यूसेंट स्टेज में आ जाती है। अब यहां पे क्या होगा? सेल फर्दर प्रोलिफरेट यानी रैपिड मल्टीप्लिकेशन, फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। बट यहां पे एक बात ध्यान रखना, वो सेल अभी भी जिंदा है, यानी अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो डेड सेल नहीं है, वो सिर्फ आराम करना चाहती है, वो मरी नहीं है, वो डेड नहीं है, ये बात याद रखनी है। अब देखो दो वर्ड आते हैं, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखो काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन, और करियो का मतलब न्यूक्लियस, और साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, करियो का मतलब न्यूक्लियस, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। तो करियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की सेपरेशन या डिवीजन क्या हो जाएगी? करियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन या सेपरेशन को हम बोल देंगे साइटोकाइनेसिस। पहले हम इस चैप्टर की छोटी छोटी कंफ्यूजन से निकल लेते हैं, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमें बार बार इस चैप्टर में तंग करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, बिल्कुल कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा। ठीक है, देखो ये मैंने ड्रॉ किया है सेंट्रोमियर। ये क्या मैंने ड्रॉ किया है? ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब देखो सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक ये। ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर, जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रोमियर के ऊपर क्या अटैच होती हैं? क्रोमेटिड अटैच होती हैं। ये अपनी एक क्रोमेटिड है, ये पूरी क्या है? एक क्रोमेटिड है। और ये क्या है? ये दूसरी क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है। ठीक है, ये पूरी एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है अपना सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्या है? काइनेटोकोर। और ये क्या है? अपनी क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, एक दो क्रोमेटिड है यहां पे। ठीक है, अब देखो ये दो क्रोमेटिड जो हैं, ये दो क्रोमेटिड जो हैं वो सेम सेंट्रोमियर पे है ना। दो क्रोमेटिड जब सेम सेंट्रोमियर पे लगी हो तो उनको क्या बोल देते हैं हम? सिस्टर क्रोमेटिड। उनको क्या बोल देते थे हम? सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। और फॉर एग्जांपल यहां पे एक और ऐसे ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता तो ये क्या हो जाती? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या हो जाती? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो एक और कंफ्यूजन पे बात करते हैं। देखो ये हमारे पास 3 सेल हैं, ये हमारे पास 3 सेल हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल इस सेल
में हाइट के लिए, इस सेल में हाइट के लिए सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, और इस सेल में हाइट के लिए क्या है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, एक मदर से आया फॉर एग्जांपल, एक फादर से आया, ठीक है, और इस सेल में हाइट के लिए 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 3 क्रोमोसोम, ऐसे कितने भी कर सकते हो, 4 5 6, ठीक है। अब देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस सेल में हाइट के लिए, फॉर हम हाइट का एग्जांपल लिख रहे हो, हाइट के लिए क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है, और इस सेल में हाइट के क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, और इस सेल में हाइट के क्रोमोसोम की 3 कॉपीज है, ठीक है। तो एक सेल में क्रोमोसोम की जितनी कॉपी है उसको क्या बोल देंगे, उसकी प्लॉइडी, ठीक है। इसमें एक कॉपी है तो हो जाएगा हैप्लॉइड, इसमें 2 कॉपी है तो हो जाएगा डिप्लॉइड, इसमें 3 कॉपी है तो ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, और ऐसे कितना भी कर लो, टेट्राप्लॉइड, आगे आगे 4 5 6 7 कितना भी बढ़ाते जाओ, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोल दूं इन तीनों सेल में अगर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए, अगर तीनों सेल में डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए तो क्या होगा, देखो इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाए तो ये क्रोमोसोम कैसा दिखने लग जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा, और इसमें रेप्लिकेशन हो जाए, इसमें रेप्लिकेशन, देखो हम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें हो जाए तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, डबल हो गया, सिंपल है, और ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्लॉइडी बताओ, इसमें ये प्लॉइडी बताओ, तो देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, देखो यहां पे एक क्रोमोसोम है और यहां भी कितने क्रोमोसोम है, यहां भी एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां से कंफ्यूजन से बचना है, यहां एक क्रोमोसोम, यहां भी एक क्रोमोसोम है, मतलब ये भी होगा हैप्लॉइड, यहां 2 क्रोमोसोम, यहां भी 2 क्रोमोसोम है, ये होगा डिप्लॉइड, और यहां 3 तो यहां 3, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम की कॉपी या क्रोमोसोम का नंबर बोलो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम की कॉपी या क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, उससे क्या बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, अमाउंट ऑफ डीएनए। अब ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, देखो सिंपल है, ये बहुत कम आएगा, देखो यहां पे कितनी क्रोमेटिड है, सिंपल है, अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या करना है, क्रोमेटिड को काउंट करना है, यहां पे कितनी क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहां हो जाएगा C, 1C है ना, 1C हो जाएगा, और यहां कितना है, ये है 2C है ना, 2 क्रोमेटिड, यहां पे कितनी क्रोमेटिड, 1 2 3, यहां पे कितना है अमाउंट ऑफ डीएनए 3C, और यहां अमाउंट ऑफ डीएनए इसकी रेप्लिकेशन के बाद कितना हो गया, देखो 1C, और ये कितना है 2C, यहां कितना हो गया 2C होगा, ठीक है। अब समझ रहे हो रेप्लिकेशन से क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हुआ है, प्लॉइडी बिल्कुल सेम रहेगी, क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज हुआ। और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो इसमें कितना था 2C, और इसमें कितना, देखो 1 एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, तो इसमें हो गया 4C, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 6C। तो इसमें कंफ्यूजन से बचना कि प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ डीएनए 2 अलग अलग चीजें हैं, और ये अपने बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब देखो एक और कंफ्यूजन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको कैसे समझे, देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर जो ये रेड वाले क्रोमोसोम है ये है हाइट के लिए, है ना, एक आया मदर से हाइट के लिए, एक आया फादर से हाइट के लिए, और ये ब्लू वाले हैं जो ये है मान लो स्किन कलर के लिए, फॉर एग्जांपल स्किन कलर के लिए, एक आया मदर से एक आया फादर से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देखो एक आया मदर से एक आया फादर से, अब जो रिजल्ट यानी जो बच्चा पैदा होगा, जो प्रोजेनी आएगी, उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। फॉर एग्जांपल मदर की हाइट है 5 फुट और फादर की है 6 फुट, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो नए बच्चे की जो हाइट आएगी, इन दोनों का मिला जुला के जो रिजल्टेंट आएगी, है ना, वो तो हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में करते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखो ये दोनों क्रोमोसोम है हाइट के लिए, ये दोनों क्रोमोसोम है हाइट के लिए, तो इन दोनों में क्या हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ठीक है। और ये दोनों किसके लिए, स्किन कलर के लिए, तो इन दोनों में भी क्रॉसिंग ओवर होगी, और जो रिजल्ट निकलेगा, वेरिएशन आएगी, वो अपनी प्रोजेनी में अपने को दिखेगा, ठीक है। अब देखो जो 2 क्रोमोसोम है, एक मदर से एक फादर से, और दोनों में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और दोनों किसके लिए थे, हाइट के लिए, तो इसको बोल देंगे हम क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है क्योंकि ये सेम चीज के लिए है, एक मदर से एक फादर से, तो ये भी क्या हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके बीच में और इसके बीच में इधर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसके लिए था, हाइट के लिए,
ये किसके लिए, स्किन कलर के लिए। तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में क्या हुए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है। अब हमें पता है सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है अपना, ये है जेनेटिक मटेरियल जो ऐसे उलझा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो उलझा पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, खाली स्पेस न्यूक्लियस के बाहर, ये अपना होता है क्या, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं हमें पता है, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, और ये सब होता है। ठीक है, क्लियर बात है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब सेल डिवीजन की तरफ जा रही है तो क्या होगा, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये भी डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सेम सेल मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इस सेल के अंदर क्या हुआ, ये बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और जो ये सेल ऑर्गेनेलीज थी ये भी क्या है, डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, बिल्कुल इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो गया, और कंडेंस होके ये किस फॉर्म में आने लग गया, ये किस फॉर्म में आने लग गया, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आने लग गया, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आने लग गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होके क्या बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा, ये क्रोमोसोम बना देगा। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी, बिल्कुल हम कंफ्यूजन क्लियर कर चुके हैं कि अगर यहां पे हमें प्लॉइडी लिखनी हो, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इस सेल में इस क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 2 कॉपीज हैं, 1 और 2, 1 और 2, तो मतलब क्या हो जाएगी, ये सेल डिप्लॉयड हो जाएगी, ये सेल हो जाएगी डिप्लॉयड। और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो मैंने कैसे बताया था, सिंपली क्या करना है, क्रोमैटिड्स को काउंट करना है। देखो ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड, ये तीसरी क्रोमैटिड, ये चौथे, है ना, कितनी क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4C। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज अपनी गायब हो चुकी हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे तरीके से क्या है, अपने क्रोमोसोम की फॉर्म में आ चुका है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब क्या होगा, अब यहां पे बनेगी क्या, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेल के बीच में से ऐसे ड्रॉ कर लो, बिल्कुल ऐसे रफ डायग्राम ऐसे ही याद रखना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर सेल के बीच में से बन जाएगी, और इस प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अब यहां पे बिल्कुल मेटाफेज प्लेट से ही क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेज कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया नाम से ही ऑटोमेटिक, ये होनी चाहिए मेटाफेज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अपनी मेटाफेज स्टेज है। ठीक है, अब मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है ना अपने, ये क्रोमोसोम है ना, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये एक क्रोमोसोम और ये मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, ये है अपना दूसरा क्रोमोसोम, ये कुछ मेटाफेज प्लेट पे इस तरीके से अरेंज हो गए। ठीक है, और यहां पे क्या बन जाते हैं, देखो यहां पे क्या बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, यहां पे क्या बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं, अपने स्पिंडल बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी करनी हो कि क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं तो कहां पे होगी, मेटाफेज में होगी, है ना, मेटाफेज में। यहां पे कंडेंस तो हो गए थे पर यहां पे बहुत अच्छे दिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। देखो अब क्या होगा, यहां स्पिंडल से क्या निकले, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, और वहां कहां
अटैच होंगे? काइनेटोकोर पे। हमने बात की थी कि सेंट्रोमियर होता है और सेंट्रोमियर पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, तो ये काइनेटोकोर पे यहां अटैच हो जाएंगे, ये काइनेटोकोर पे ऐसे अटैच हो गए, ये काइनेटोकोर पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या होगा, मेटाफेज प्लेट अपना क्या है, यहां सेंटर है। अब क्या होगा, ये वाले इस पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये वाले इस पार्ट को नीचे की तरफ खींचेंगे, है ना, ये ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये नीचे की तरफ खींचेंगे। तो ये इधर खींच रहे हैं, ये उधर खींच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इनकी सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, है ना, ये सेंट्रोमियर है बीच में से टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो ये आधा पार्ट उधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, इसका भी ऐसे आधा इधर चला गया, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेज में देखते हैं क्या होगा, अगली स्टेज में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। हम डिवीजन ही देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, ये मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जो मेटाफेज प्लेट को यहां पे शो कर रही है, हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर थे, ये थे अपने स्पिंडल फाइबर जो क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम के ऐसे खींच रहे हैं, इस क्रोमोसोम को ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये अब सेंट्रोमियर अपनी क्या है, सेंट्रोमियर अपनी जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं, सेंट्रोमियर अपनी स्प्लिट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो ये कहां पे अटैच थी, ये यहां पे अटैच थी स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये यहां पे अटैच थी, कहां पे, काइनेटोकोर पे, काइनेटोकोर पे, ठीक है। और इसकी सेंट्रोमियर जो है बीच में से टूट चुकी है, देखो ये टूट चुकी है, ये इधर चला गया, ये इधर, ये देखो ये इधर चला गया, ये इधर, ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखाएगा। जो इसके क्रोमोसोम के आर्म है वो पीछे की साइड होंगे, है ना, सिंपल सी बात है, बीच वाले पार्ट को खींच रहा है और ये आर्म जैसे हवा में पीछे की साइड उड़ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज है जहां पे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जहां पे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो होगा एनाफेज, एनाफेज। और इसको कैसे याद करें, सिंपल सी बात है, ए फॉर अवे, अवे, ए फॉर अवे मतलब एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये होगा एनाफेज, ये होगा एनाफेज, ठीक है। देखो अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी की बात करें तो यहां पे क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, सेल में कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है डिप्लॉइड। और अमाउंट ऑफ डीएनए बिल्कुल सेम है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, 4C, ठीक है। और एनाफेज में बात करें तो क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है। अब देखो यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनाफेज में क्या है, क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान दो इस बात पे, एनाफेज में क्या है, क्रोमोसोम की कितनी कॉपी दिखाई दे रही है, एक सेल में 1 2 3 4, मतलब यहां कैसी स्ट्रक्चर दिखती है अपने को, 4n, इस पे 5 स्टार लगा लेना कि एनाफेज में टेट्राप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखने को मिलती है, टेट्राप्लॉइड, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ डीएनए तो बिल्कुल सेम है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, 4C, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आएगी अपनी टीलोफेज, नेक्स्ट आएगी अपनी टीलोफेज। टीलोफेज में सिंपल है, जो यहां पे हमने किया था ना कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपीयर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी और सेल ऑर्गेनेलीज भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्रोमोसोम है अपने वो यहां पे पहुंच चुके हैं, ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया, और ये भी ये यहां पे और ये यहां पे पहुंच गया, है ना, ये 2 यहां पे पहुंच गए, ये 2 यहां पे पहुंच गए। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो यहां पे हुआ था उसको रिवर्स कर दो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अराउंड बनेगी, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल के अराउंड बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलीज भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, सेल ऑर्गेनेलीज भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये अपनी स्टेज क्या है, टीलोफेज है। और इसके बाद क्या होगा, ये सेल बीच में से ऐसे डिवाइड कर जाएगी, बीच में से ऐसे डिवाइड कर जाएगी, है ना। सेल ऑर्गेनेलीज मान लो 10 बनी तो 5 इसके पास चली गई, 5 इसके पास चली गई, और ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोनों में बन चुकी है, तो डिवाइड कर जाएगी। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगी 2 सेल, हमें मिलेंगी 2 सेल, ठीक है। ये बीच में से डिवाइड कर दी और 2 सेल कुछ कैसी नजर आ रही हैं, 2 सेल कुछ कैसी नजर आ रही हैं, बिल्कुल ऐसी, देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट ही करना है, ये ऐसी नजर आ रही है, और ये भी कैसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है ना, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और बाहर क्या है, ये सेल ऑर्गेनेलीज अपनी बन चुके हैं, ये अपनी सेल ऑर्गेनेलीज बन चुके हैं। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी की बात करें तो क्या होगा, देखो प्लॉइडी की बात करें तो क्या है, ये क्या है 1, ये क्या है 2, मतलब इस सेल में कितनी है, क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो क्या होगा
2n होगा डिप्लॉयड, और ये भी बिल्कुल सेम है, इसकी आइडेंटिकल है, ये भी 2n होगी, बिल्कुल क्लियर है। और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो क्या है, 1 क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड 2c, ठीक है, और इसमें बिल्कुल होगा 2c, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि हम इस सेल से चले थे और इन 2 सेल्स पे पहुंच चुके, ठीक है। तो क्या है, माइटोसिस में जो प्लॉइडी है वो बिल्कुल सेम है कि डिप्लॉयड से चले तो डिप्लॉयड पे ही आप पहुंचोगे माइटोसिस के रिजल्ट से। बट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है, अमाउंट ऑफ डीएनए है, वो हाफ हो चुका है। 4c 4 क्रोमेटिड थी, अब क्या है, एक सेल में सिर्फ 2 ही क्रोमेटिड बची है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, अपना हाफ हो चुका है। तो ये माइटोसिस बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि माइटोसिस को हमें कराना पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। देखो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जब बिगड़ने लग जाए तो उस रेशियो को ठीक करने के लिए क्या होती है, माइटोसिस होती है। सेल डिवाइड होगी तो अच्छे तरीके से चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल रिपेयर। देखो फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, उसका जहां भी चोट लगेगी उसको, इंसान को, तो क्या होगा, उसकी सेल की डेथ होगी, है ना। किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको चोट लगेगी, जहां पे चोट लगी तो वहां पे क्या होगा, सेल की डेथ होगी। अब उन सेल को रिप्लेस भी तो करना है, रिपेयर भी तो करना है, मतलब नई सेल भी तो आएंगी, है ना। तो आपने देखा होगा 3-4 महीने बाद एक्सीडेंट के दोबारा से पूरा ठीक हो जाता है। तो वो सेल रिपेयर किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से, नई सेल डिवाइड कर करके नई सेल आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो फॉर एग्जांपल प्लांट है, अब प्लांट की हाइट बढ़ती जा रही है, कुछ सालों में प्लांट बहुत लंबा हो जाता है और बहुत उसकी विड्थ, उसकी मोटाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। देखो सिंपल सा फंडा है, जब तक रिप्रोडक्शन, गैमीट्स, ऐसी चीजों की बात ना की जाए तब तक क्या होता है, माइटोसिस ही होती है ना। रिप्रोडक्शन, गैमीट्स, जेनेटिक वेरिएशन, ये सब किस में होता है, अपने मियोसिस में होता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस वन, ठीक है। देखो ये कोई सेल है और सेल के बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इटीसी, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे उलझा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये डिसअपीयर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज, और जेनेटिक मटेरियल है वो अपना क्या हुआ, कंडेंस होना शुरू हो गया, है ना। देखो अब ये डिसअपीयर हो चुकी है तो यहां पे सिर्फ क्या बचा, देखो ये जो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हुआ तो ये कंडेंस होकर क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। ये कंडेंस होकर क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये डिसअपीयर हो चुका है अपना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो हाइट के लिए है, हाइट के लिए एक आया मदर से एक फादर से, तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगी क्या, क्रॉसिंग ओवर रिकंबिनेशन, है ना। मतलब इसका थोड़ा सा सामान इसमें जाएगा और इसका थोड़ा सामान इसमें जाएगा, और अभी वो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी लिखूं तो कैसे होगा, देखो अमाउंट ऑफ डीएनए, देखो क्रोमेटिड गिन लो, सिंपली क्रोमेटिड गिन लो, कितने क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड और 4 क्रोमेटिड। तो अमाउंट ऑफ डीएनए लिखूं तो कितना हो जाएगा, 4c, और इस सेल की प्लॉइडी लिखूं तो हाइट के लिए इस सेल में क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, मतलब ये होगी डिप्लॉयड सेल, ठीक है। और इस स्टेज को, जहां ये क्रॉस ओवर हुआ, रिकंबिनेशन हुआ, इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोफेज वन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या होगा, यहां पे बन जाती है मेटाफेज प्लेट।
यहां पे बन जाती है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट, तो मेटाफेज प्लेट बन गई तो आंख बंद करके क्या हो गई, स्टेज कौन सी हो जाएगी, मेटाफेज 1। मेटाफेज मेटाफेज ये मैच हो जाता है, और जो ये क्रोमोसोम है ये इसके अलोंग ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये है अपना पहला क्रोमोसोम और ये है अपना दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। और इसका थोड़ा सा सामान इसमें आ चुका है और इसका थोड़ा सामान इसमें आ चुका है, ये क्रॉसिंग ओवर को शो कर रहा है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी को अगर लिखें तो इसमें सिंपली क्रोमैटिड को गिन लो। क्रोमैटिड कितने हैं, वही 1 2 3 और 4, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए है 4C। और प्लॉइडी लिखें तो इस सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, तो ये हो गया 2n डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो क्या होगा, यहां से बनेंगे स्पिंडल फाइबर और इसके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, और इधर भी बनेंगे बिल्कुल सेम फाइबर बनेंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। तो ये क्रोमोसोम ऊपर की तरफ खिसकेगा और ये नीचे की तरफ खिसकेगा। तो ये सेल कुछ कैसी दिखाई पड़ेगी, ये सेल कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी कि ये क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला क्रोमोसोम ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इनसे ऐसे फाइबर अटैच हैं, और इधर ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, ठीक है। और इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, जब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस स्टेज को हम बोल रहे हैं एनाफेज 1। इनकी ट्रिक बताऊंगा मैं, मेटाफेज एनाफेज इनको कैसे पहचाने सिंपल तरीके से। और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी गिने तो बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 4C। और प्लॉइडी क्या है, बिल्कुल सेम डिप्लॉइड, 2 क्रोमोसोम है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब क्या होगा, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, देखो ये क्रोमोसोम अब इधर पहुंच चुका है और ये क्रोमोसोम इस एंड पे पहुंच चुका है। अब क्या होगा, इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी, इसके अराउंड भी बिल्कुल सेम होगा। और यहां पे क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। इस स्टेज को हम बोलेंगे क्या, टिलोफेज 1। अभी तक कंप्लीटली सेल डिवाइड नहीं हुई है तो बिल्कुल सेम आ जाएगा 4C2N। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो सेल है ये बीच में से डिवाइड हो जाती है, बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो डिवाइड हो गई तो हमारे पास यहां 2 सेल बन जाएंगी, कौन सी, एक ये वाली एक ये वाली। इसके पास एक क्रोमोसोम है और इसके पास भी एक क्रोमोसोम है, क्लियर है, ठीक है। और बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे बन चुकी है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी की बात करें तो इसमें देखो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 1 और 2 2C 4C था, यहां 2C हो गया। मियोसिस 1 यहां पे खत्म हो चुकी है, मियोसिस खत्म पे हमें 4C से 2C मिला। और प्लॉइडी की बात करें, यहां पे देखो कितनी कॉपी थी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपी थी, 2 कॉपी थी, पर इस सेल में सिर्फ 1 कॉपी है, तो खाली N, मतलब ये हैप्लोइड सेल है और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए भी आधा हो चुका है। और ये भी बिल्कुल सेम होगी, 2N और ये N, मतलब मियोसिस 1 जब खत्म होती है तो डिप्लॉइड सेल से हमें मिली एक हैप्लोइड सेल, जिसमें ओरिजिनल सेल से आधा अमाउंट ऑफ डीएनए था। अब हम क्या करेंगे, इस एक सेल को यहां से उठा लेंगे और उसको क्या करेंगे, मियोसिस 2 में भेज के देख लेंगे। वैसे तो दोनों का ही होगा, पर अपने को एक सेल से ही पता लग जाएगा। अब मियोसिस 2 में क्या क्या होता है वो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मियोसिस 2 के बारे में। देखो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसे है, ऐसे कॉपी पेस्ट है पूरी, ठीक है। देखो हमें क्या मिला था, मियोसिस 1 जब खत्म हुई तो अपने को क्या मिला था, अपने को मिला था ये, और इसके बाहर क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, बिल्कुल ये सेल ऑर्गेनेलीज इधर थी, बिल्कुल सेम टू सेम करना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगी, डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो जिस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होके जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज। और ये 2 हो रही है तो मियोसिस 2 है तो प्रोफेज 2। इनकी ट्रिक मैं बताऊंगा, प्रोफेज मेटाफेज इनकी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वही बिल्कुल सेम जो माइटोसिस में करते हैं कि यहां पे मेटाफेज प्लेट बना दो और क्या करो, इसको मेटाफेज प्लेट के अलोंग अरेंज कर दो, बिल्कुल माइटोसिस चलती है, ये मेटाफेज प्लेट के अरेंज, ठीक है, ये है मेटाफेज प्लेट और जहां पे मेटाफेज प्लेट है वो स्टेज हो जाएगी मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 अब क्या होगा, यहां बनेंगे फाइबर और ये इसके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे, ये इसके सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले इसको ऊपर खींचेंगे, ये वाले इसको नीचे खींचेंगे, मतलब जो यहां से सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगी और ये वाला जो क्रोमेटिड है ऊपर जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सेल कुछ किस तरीके से दिखेगी, देखो ये वाला है जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये इसके हम फाइबर ड्रॉ कर देते हैं, ये फाइबर इनको खींच रहे हैं, ये इसको ऐसे खींच रहे हैं और ये इसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, और यहां पे इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस स्टेज को जब क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, एनाफेज 2, एनाफेज 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये अपने अपने एंड पे पहुंच जाएंगे, ये जो क्रोमेटिड है ये इस एंड पे पहुंच गई और ये इस एंड पे पहुंच गई, है ना, ठीक है। अब इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी और यहां पे सेल ऑर्गेनेलीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी और इस फेज को बोला है हमने टीलोफेज 2, टीलोफेज 2। अब टीलोफेज के बाद क्या होगा, वही सेम माइटोसिस, यहां से ये सेल डिवाइड हो जाएगी, तो एक सेल बनेगी ये, एक ये, तो दो सेल बन जाएंगी, ये हमारे पास दो सेल बन के तैयार हैं, जिसमें हमें क्या मिला, जिसमें हमें क्या मिला, इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है, ये मिला हमें। अब देखो अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर बात कर ले, यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, दो क्रोमेटिड है तो 2C और प्लोइडी, इस सेल में क्रोमोसोम की एक कॉपी है, मतलब ये हैप्लोइड है। यहां पे बात करें तो देखो दो क्रोमेटिड मतलब 2C और क्रोमोसोम की एक कॉपी मतलब हैप्लोइड। यहां पे बात करें तो बिल्कुल सेम हो जाएगा 2C और हैप्लोइड। यहां पे बात करें तो ये देखो 2C और यहां पे अब ध्यान रखना इस सेल में ये डिप्लॉयड है, एनाफेज में ये डिप्लॉयड है, यहां पे 5 स्टार लगा लेना, यहां पे डिप्लॉयड शो होता है, इसको कंप्लीटली डिप्लॉयड नहीं बोल सकते, डिप्लॉयड है पर ये शो डिप्लॉयड की तरह हो रहा है ना। 2C क्रोमेटिड कितने यहां पे 2C टीलोफेज में, और अगर बोलना चाहो तो डिप्लॉयड बोल सकते हो पर इसको कंप्लीट ऐसा होता नहीं है, क्लियर। और इधर बात करें, अगर ये दो सेल की बात करें, ये अपने को रिजल्ट मिला है तो क्या है, ये 1C और इस सेल में क्रोमोसोम की कितनी कॉपी, ये एक कॉपी, एक क्रोमोसोम है ना रेड कलर में जो दिख रहा है, तो ये हैप्लोइड, और ये भी क्या हो जाएगी 1C और हैप्लोइड। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो हमें मियोसिस 2 के रिजल्ट में क्या मिला, दो सेल मिली जिसमें क्या है, क्रोमोसोम 1C और हैप्लोइड सेल है, दो हैप्लोइड सेल मिली, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इनकी ट्रिक बताता हूं, देखो प्रोफेज को हमेशा कैसे पहचानो, प्रोफेज को पहचानो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज जब डिसअपियर होके बनेंगी और ये जो जेनेटिक मटेरियल है कंडेंस होगा, ये वो स्टेज होती है प्रोफेज, ठीक है। और मेटाफेज स्टेज को कैसे पहचानो, जहां पे मेटाफेज प्लेट बनेगी वो हो जाएगी मेटाफेज, सिंपल है। और एनाफेज को कैसे पहचानो, हमेशा कि जब भी क्रोमेटिड या क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वो होगी एनाफेज। इसको ऐसे याद रखना, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अमेरिका। अब अमेरिका क्या है, बहुत दूर है, तो दूर से याद आ जाएगा दूर जा रहे हैं। और टीलोफेज को कैसे याद रखो, टी फॉर टीलोफेज, मैं ऐसे याद रखता हूं, टी फॉर टीलोफेज, टी फॉर टाइल्स। टाइल्स मतलब जब ये क्रोमेटिड या क्रोमोसोम के अराउंड टाइल्स यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बननी स्टार्ट हो जाए, इनके अराउंड टाइल्स लगनी स्टार्ट हो जाए, उसको बोल रहे हैं टीलोफेज। तो इसको ऐसे थोड़ा किया जा सकता है, ठीक है। देखो मैं जो जो बोलूंगा उसको क्लियरली सुनते चलना, एक एक वर्ड को, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले इस फ्लो को कैसे याद करें, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली पानी मांगना है, आपको पानी मांगना है कि ला जरा पानी दे दे,
ला जरा पानी दे दे। ठीक है, क्लियर है, इतनी सी सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब इसमें का मतलब है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले है लेप्टोटीन। देखो जेनेटिक मटेरियल यहां पे ऐसे उलझा पड़ा हुआ है, बिल्कुल उलझा पड़ा हुआ है, ना कोई शेप है ना कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब उस उलझे हुए क्रोमोसोम से अगर कॉम्पैक्ट होके ये क्रोमोसोम बन जाए जो इतने अच्छे दिखेंगे, उस चीज को हम बोल रहे हैं क्या, लेप्टोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, उलझे हुए जेनेटिक मटेरियल कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर देगा, उसको हमने बोला लेप्टोटीन। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मान लो ये दोनों क्रोमोसोम है हाइट के लिए। ठीक है, मान लो ये दोनों क्रोमोसोम आपकी हाइट के लिए हैं और ये आया फादर से और ये आया मदर से। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से, और दोनों किसके लिए हैं, हाइट के लिए। अब ये दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे और हाथ मिलाने से जो रिजल्ट आएगा वो प्रोजेनी में हमेशा होगा कि जो बच्चा होगा उसकी हाइट कैसी होगी, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये दोनों आपस में हाथ मिलाना शुरू करेंगे। अब देखो दोनों क्रोमोसोम हैं हाइट के लिए, एक फादर से एक मदर से, इसीलिए इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ही हाथ मिला सकते हैं, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम ही आपस में हाथ मिला सकते हैं, नॉन होमोलोगस ऐसे हाथ नहीं मिला सकते। ठीक है, तो अब इन्होंने देखो आपस में हाथ मिलाया, है ना, इन्होंने हाथ मिलाया। अब हाथ मिलाने को यानी इन दोनों के बीच क्या बना, साइनेप्स बना। तो यहां पे एक वर्ड आता है साइनेप्सिस। ठीक है, साइनेप्सिस जो कहां पे आएगा, जाइगोटीन में। जाइगोटीन में इन्होंने हाथ मिलाया जिसको बोला साइनेप्सिस। अब जाइगोटीन में ही एक वर्ड आता है टेट्राड। टेट्राड, अब इसको हम हाथ मिलाने को टेट्राड भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे 4 क्रोमेटिड हैं, 1 2 3 4, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं टेट्राड। अब एक दूसरा वर्ड आता है बायवेलेंट, इसको हम बायवेलेंट भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, बाय मतलब दो, है ना, दो, तो यहां पे 2 क्रोमोसोम है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बायवेलेंट। ठीक है, एक एक वर्ड क्लियर होगा। देखो साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस तो सीधा सीधा क्या है, इनका हाथ मिलाना है, क्लियर बात है। हाँ, टेट्राड क्या है, यहां पे 4 क्या है, क्रोमेटिड है, इसलिए इसको बोल रहे हैं टेट्राड। और बायवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2 क्रोमोसोम है इसलिए इसको बोल रहे हैं बायवेलेंट। क्लियर बात है, क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पर देखो अब नेक्स्ट स्टेज जो आई पैकिटीन। पैकिटीन में क्या हुआ, जो ये साइनेप्सिस जो भी इन्होंने हाथ मिलाया था ना, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हुआ। पैकिटीन में जो इन्होंने हाथ मिलाया, जो टेट्राड है, जो बायवेलेंट है, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हुआ पैकिटीन में। और पैकिटीन में क्या होता है, पैकिटीन में यहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, है ना। मतलब क्या है, सीधा सीधा क्या है, ये अपना थोड़ा सा मटेरियल इसमें भेज देगा, ये थोड़ा सा मटेरियल इसमें भेज देगा, और ये अपना थोड़ा मटेरियल इसमें भेज देगा। मतलब इसी को बोलते हैं कुल मिला के क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, इसने मटेरियल इसमें भेज दिया, इसने मटेरियल इसमें भेज दिया, क्रॉसिंग ओवर हुई, और इसी क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आएगी। मतलब जो बच्चा होगा वो मां बाप से अलग होगा, है ना, बिल्कुल सेम कॉपी नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, यही बोलती है वेरिएशन। तो इसमें क्या हुई, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई, रिकंबिनेशन नोड्यूल बने, तो ये सब हुआ पैकिटीन में। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, हो चुकी है। अब क्या आता है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हुआ, जो इन्होंने हाथ मिलाए थे वो अलग होने लगे, है ना, इन्होंने हाथ मिलाए थे ना, तो अब ये जाने लगे कि भाई तू अपने रास्ते चल, तू अपने रास्ते चल, ये दूर जा रहे हैं। पर क्या है, जहां पे अब दूर तो जा रहे हैं, पर जहां इन्होंने हाथ मिलाए थे, मतलब जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी, वहां से इनका साथ, इनका बंधन जो है वो टूट नहीं पा रहा है। जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई वहां पे इनका साथ, इनका बंधन टूट नहीं पा रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सा बन गया, एक एक्स शेप की स्ट्रक्चर देती है, और वो एक्स शेप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कियाज़माटा। ठीक है, उसको बोलते हैं कियाज़माटा। मतलब कियाज़माटा एक्स शेप की स्ट्रक्चर है, जहां से ये बेचारे एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे, दूर नहीं जा पा रहे। तो लास्ट डायकाइनेसिस में क्या होगा, जो कियाज़माटा है, जहां से इनका आखिरी कनेक्शन है, वो भी इनका मिट जाएगा, और ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हुई है, मतलब इसका इफेक्ट, ब्लैक वाले का इफेक्ट रेड वाले में आ गया, और रेड वाले का इफेक्ट इसमें आ गया। ये किससे हुआ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ये है कुछ इस तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। आई थिंक ये तो सबको ही पता है कि मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स के बीच। तो क्रॉसिंग ओवर्स की वजह से क्या होता है, नई नई वेरिएशन आती है।